गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हैं आप सब? आशा ही करता हूँ आप सब लोग विधिवत अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मेरे पार्ट सेकंड में मेरी क्लास है असहभागी अवलोकन। मेरे इस क्लास से पहले 2 पार्ट आ चुके हैं। पहले पार्ट में अवलोकन का अर्थ, परिभाषा, विशेषता और अवलोकन के प्रकार क्या होते हैं उन पर हमने चर्चा की थी। दूसरे पार्ट के अंदर हमने अवलोकन विधि के नियंत्रित अवलोकन, पूर्ण सहभागी अवलोकन के बारे में चर्चा की थी। आज हम बात करेंगे असहभागी अवलोकन। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, असहभागी में अवलोकनकर्ता अध्ययन समूह का सहभागी सदस्य, क्रियाशील सदस्य नहीं होता है। वो व्यक्ति वहाँ पर अपरिचितता के लाभ को पूरी तरह अध्ययन में उपयोग में लेता है। आप इसको यूँ समझ सकते हैं कि जैसे कोई गुप्तचर या जासूस बिना अपनी पहचान छिपाए अन्य लोगों के सामने सामान्य प्रक्रिया में भाग ना लेते हुए भी संपूर्ण सूचनाओं को प्राप्त कर लेता है, ठीक दूरस्थ व्यक्ति की भांति जानकारी प्राप्त कर लेता है। असहभागी अवलोकन में यही विधि काम में ली जाती है। उदाहरण के लिए सामान्यतः हम देखते हैं क्राइम से संबंधित जितने भी सीरियल आए हैं, उन सीरियलों में कई बार पुलिस के अधिकारी अपना वेश बदलकर चोरी वाले स्थान के आसपास छिप जाते हैं। वो वहाँ पर पागल के रूप में, भिखारी के रूप में होते हैं। लोग सोचते हैं वो पागल व्यक्ति है, भिखारी व्यक्ति है, लेकिन वो एक संजीदा व्यक्ति होता है और सारी जानकारियों को कलेक्ट करता रहता है। मैं ये नहीं कह रहा कि अध्ययनकर्ता को वहाँ जाकर भिखारी या पागल का रोल करना है। वो अध्ययन समूह में जाएगा, अध्ययन समूह के लोगों को अपने बारे में ना बताते हुए भी पूरी तरह वो अपने विषय से संबंधित तथ्यों को संकलित करने में अपना योगदान देता है। असहभागी अवलोकन के संदर्भ में जब हम इसके वैधानिक आधार पर चर्चा करते हैं तो इसमें कहा जाता है कि जब अनुसंधानकर्ता तटस्थ भाव से, मतलब वैल्यू फ्री होकर समूह के क्रियाकलापों का अध्ययन करता है, अर्थात अनुसंधानकर्ता अवलोकी समूह के मध्य उपस्थित रहते हुए भी उसके क्रियाकलापों में भाग नहीं लेता, तो उसे असहभागी अवलोकन कहते हैं। यह अध्ययन समूह का सदस्य नहीं होता, उसकी स्थिति अपरिचित दर्शक की भांति होती है। वह मात्र बाह्य लक्षणों का अवलोकन कर सकता है, आंतरिक संबंधों की जानकारी उसे नहीं होती। उसी आधार पर जो कुछ वह देखता है, सुनता है, उसे लेखनीबद्ध कर लेता है। अर्थात वो एक्टिव मेंबर के रूप में काम नहीं करेगा, वो वहाँ जाकर अपने बाह्य आधार पर जो तथ्य उसे प्राप्त हो रहे हैं उन तथ्यों को लिपिबद्ध कर लेता है, जिन्हें वो देख पाता है। इसके द्वारा अध्ययन निष्पक्ष व स्वतंत्र होता है। बालकों की मनोवैज्ञानिक क्रियाओं का अध्ययन दूर रहकर किंतु उचित दृष्टि रखकर किया जा सकता है। उसी प्रकार समाजशास्त्रीय संबंधों के संदर्भ में जो कुछ भी अध्ययन हम करना चाहते हैं, जो पूर्व निश्चित हमारा विषय है, उस पर हम असहभागी अवलोकन विधि का प्रयोग कर सकते हैं। इसके संदर्भ में गुड़े एवं अट कहते हैं कि जैसा कि छात्र समझ सकते हैं, विशुद्ध असहयोगी अवलोकन कठिन कार्य है। मतलब ये थोड़ा सा दुर्लभ है, इसकी प्रक्रिया में जटिलता पाई जाती है। ऐसी स्थिति के अंदर असहभागी अवलोकन एक कठिन कार्य होता है, छात्र इसे सामान्य ना समझें। मनोवैज्ञानिक आधार पर अवलोकनकर्ता जो है वह अध्ययनकर्ता की भूमिका में समूह के बीच में रहता है, उसका अंग नहीं बनता और वस्तुनिष्ठ अध्ययन को ही इसमें शामिल करता है। असहभागी अवलोकन के बारे में फॉरेक्स तथा रिचर्ड ने परिभाषित करते हुए कहा, असहभागी अवलोकन व्यक्तित्व को बिना छुपाए घटना का अवलोकन करता है। शोधकर्ता जो पहले से चुना गया समूह है उसको शोध के उद्देश्य बता देता है तथा इस आधार पर समूह में प्रवेश करने का प्रयास किया जाता है। अब यहाँ पर एक प्रश्न बन रहा है, क्या अवलोकनकर्ता अवलोकन करने से पूर्व समूह को जानकारी देगा? तो विद्यार्थियों, यहाँ आपके यह बिंदु स्पष्ट हो गया होगा। फॉरेक्स एवं रिचर्ड जो विद्वान हैं इसका समर्थन करते हैं कि जब अवलोकनकर्ता समूह में जाता है
तो सबसे पहले अपना परिचय, उद्देश्य समूह के लोगों को बता देता है कि मैं आपका अध्ययन करूँगा, आपसे मुझे ये जानकारी चाहिए, लेकिन वो ये नहीं बताता कि आप किस प्रोसेस में उसका अध्ययन करेंगे, उनको बता के करेंगे, दूर रहकर करेंगे, इस तरह की जानकारी आप नहीं देते। आपका उद्देश्य केवल समूह के क्रियाकलापों के बारे में जानकारी प्राप्त करना होता है। असहभागी अवलोकन सामान्यतः दो प्रकार से किया जा सकता है। पहला तो आधार है स्वाभाविक स्थिति में असहभागी अवलोकन और दूसरा है प्रयोगात्मक स्थिति में असहभागी अवलोकन। ये दोनों बिंदु जो अवलोकन के संदर्भ में दिए गए हैं, ये डॉक्टर RN त्रिवेदी और डॉक्टर DP शुक्ला ने अपनी पुस्तक रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंदर बताया है। वो कहते हैं जब स्वाभाविक स्थिति में असहभागिक अवलोकन होगा उस समय अवलोकनकर्ता किसी भी समूह के व्यवहार का उसकी स्वाभाविक स्थिति में अध्ययन करता है। वार्नर तथा लंट ने ऐसी बहुत सारी स्थितियों का उल्लेख किया जिनका अध्ययन इस प्रविधि द्वारा किया जा सकता है, जैसे जन्म, विवाह अथवा मृत्यु संस्कारों के अध्ययन के लिए इस विधि का चुनाव किया जाता है। अर्थात सोसाइटी में किसी के यहाँ शादी है, अब वो लोग अपनी शादी की रस्मों की अदायगी करेंगे। आप दूर बैठकर अपरिचित दर्शक की भांति वहाँ उन रस्म अदायगी को देखते हैं। किसी के यहाँ डेथ होने पर कौन कौन सी परंपराएं हैं, वहाँ मृत्यु संबंधी अंत्येष्टि क्रियाएं पुत्र करेगा या पुत्री करेगी, उनके यहाँ अंत्येष्टि की प्रक्रिया क्या है, वो सब दूर से बैठ के अवलोकित की जा सकती है। यानी स्वाभाविक घटनाओं का जब अध्ययन किया जाए तो ऐसा आधार इसमें बनता है। इस विधि में कुछ कमी भी है। सबसे बड़ी कमी है कि अवलोकनकर्ता के प्रभाव से अवलोकन प्रभावित हो सकता है। जैसे मान लीजिए जब कभी खेल के मैदान में बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जा रहा हो और अवलोकनकर्ता की उपस्थिति के कारण बालकों के व्यवहार में थोड़ा परिवर्तन आ सकता है, जैसे वो इशारों से कुछ कहे या उसको देखकर बालक प्रभावित हो जाएं, तो इस स्थिति से बचने के लिए एक तरफा पर्दे या शीशे का प्रयोग किया जाता है, जिसको हम आधुनिक संदर्भ में कह सकते हैं। जो गुप्त कैमरे होते हैं उनका भी इसमें प्रयोग किया जा सकता है, जिससे अध्ययन समूह को यह पता न चल सके कि उनके व्यवहार का अवलोकन किया जा रहा है, परंतु यह प्रयोग केवल सीमित मात्रा में किया जाता है। कहने का तात्पर्य है, त्रिवेदी शुक्ला कहते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी में कि स्वाभाविक अवलोकन हो तो जाता है, लेकिन एक कमी है। कमी क्या है? आप जब वहाँ पर अपरिचित दर्शक की भांति बैठे बैठे लिख रहे हैं तो अध्ययन समूह के अंदर ये भ्रांति हो सकती है कि यह व्यक्ति हमारे बारे में क्या लिख रहा होगा, पता नहीं इसने कौन सी चीज़ों को किस तरह तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया गया होगा, इसलिए वो थोड़े हिचकिचाते हैं। किसी के मृत्यु संबंधी कार्यक्रम है और पता है कि मृत्यु भोज को कुछ समाजों के द्वारा बैन किया गया है, अब वो डरे हुए हैं कि मृत्यु भोज करे कि ना करे, क्योंकि उनको पता है कि एक बाहरी व्यक्ति उनके बीच में बैठकर उनके व्यवहार का अध्ययन कर रहा है। इस स्थिति में गुप्त कैमरों का प्रयोग भी इसमें किया जा सकता है। दूसरा है प्रयोगात्मक स्थिति में असहभागी अवलोकन। प्यारे विद्यार्थियों, प्रयोगात्मक स्थिति में असहभागी अवलोकन जब होता है तो इस विधि में किसी भी समूह का अवलोकन अपेक्षाकृत स्वाभाविक स्थिति में करने का प्रयास न करके अस्वाभाविक स्थिति का अध्ययन किया जाता है। अर्थात अवलोकन किए जाने वाले समूह के लिए विशिष्ट परिवेश का निर्माण किया जाता है और एक प्रयोगशाला की भांति उनका अध्ययन करेंगे, यानी एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जाता है और उस माहौल क्रिएशन के अंदर उसका अध्ययन किया जाएगा। कई बार आप लोगों ने देखा होगा हिंदी फिल्मों में नायक और नायिका विवाह का एक कार्यक्रम करते हैं और उसके लिए बाकायदा सेटअप लगता है। हम सबको पता है वो काल्पनिक है, लेकिन हम फिल्म देखने की दृष्टि से उसे वास्तविक मानते हैं। अब वहाँ पर पंडित वही मंत्रोच्चार कर रहा है, वर वधू के माता पिता वहाँ बैठ के आशीर्वाद दे रहे हैं, जो भी हो रहा है वो एक एक्सपेरिमेंटल है, प्रयोगात्मक आधार पे हो रहा है और उस घटना को भी हम एक प्रयोग के रूप में असहभागी अवलोकन के रूप में देख सकते हैं। ये दोनों स्थितियों का त्रिवेदी शुक्ला ने वर्णन किया है। अब इस अवलोकन को हम कुछ बिंदुओं में बांट सकते हैं। पहला है वस्तुपरकता। अवलोकनकर्ता अध्ययन समूह में घुलता मिलता नहीं है, एक मौन दर्शक के रूप में रहकर तथ्यों का संकलन करता है। इसके कारण ऐसा करने की वजह से अध्ययन में वस्तुनिष्ठता बनी रहती है, वो अपने मन के विचारों का प्रयोग नहीं करता, जो यथार्थ है उसी का अध्ययन करता है।
अपेक्षाकृत दूसरा बिंदु है कि यह खर्चीली कम है, सहभागी अवलोकन की तुलना में कम समय, धन और श्रम लगता है। सेकंड चीज, भूमिका सामंजस्य में भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि व्यक्ति को एक ही चरित्र का निर्वहन करना होता है। तीसरा बिंदु है, यह एक विश्वसनीयता के आधार पर प्रयोग में ली जाने वाली पद्धति है। अवलोकनकर्ता अपरिचित के रूप में होता है। अध्ययन समूह के सदस्य बिना हिचकिचाए स्वाभाविक रूप से व्यवहार करते हैं, अतः तथ्यों की विश्वसनीयता बनी रहती है। असहभागी अवलोकन में कुछ दोष भी हैं, कमियां भी हैं। इन कमियों को हम निम्न बिंदुओं से समझ सकते हैं। पहला दोष है, जैसा कि गुडिया भट्ट ने कहा था, पूर्ण असहभागिता होना असंभव है। तो यहीं से पहला दोष लिया गया। पूर्ण असहभागिता संभव नहीं हो पाती। अवलोकनकर्ता प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कहीं न कहीं घटनाओं से प्रभावित हो सकता है। दूसरा बिंदु है, यदि अध्ययन समूह के सदस्यों को अवलोकनकर्ता पर संदेह हो जाता है, उस दशा में उनके व्यवहार में कृत्रिमता आ जाती है। जहाँ तक हो सके जो अवलोकन करता है वो दूरी बनाए रखता है, एक अननोन पर्सन की भांति बिहेवियर करता है। लेकिन कभी मान लो उसको शक हो जाए अध्ययन समूह के लोगों को, फिर वो बनावटी व्यवहार करने लगेंगे क्योंकि उनको लगेगा कि कोई उनके व्यवहार का चोरी छिपे अध्ययन कर रहा है और इससे दोष उत्पन्न हो जाता है। तीसरा बिंदु है, अवलोकनकर्ता घटनाओं को केवल अपने दृष्टिकोण से ही देखता है, जिससे मौलिकता संदेहपूर्ण हो सकती है। इसका आशय है कि जब अवलोकनकर्ता घटनाओं को अपने सामने घटित होते हुए देखता है तो उसकी दृष्टि में मौलिकता संदेशपूर्ण हो जाती है। उसको डाउट होने लगता है कि कहीं ना कहीं तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। चौथा बिंदु है, अचानक घटित होने वाली घटनाओं का अध्ययन इस प्रविधि से संभव नहीं है, क्योंकि अगर मान लीजिए कि अचानक कोई घटना घटित होती है तो उसका यहाँ वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन नहीं किया जा सकता है। पांचवा है, इस प्रविधि से गहन अध्ययन संभव नहीं होता। सामान्य सतही जानकारियाँ केवल इसमें प्राप्त होती है। अब हम सहभागी और असहभागी अवलोकन में क्या अंतर है इस पर चर्चा करेंगे। सहभागी, जिसमें पूरी तरह सहभागी होकर अध्ययनकर्ता अवलोकित समूह का सदस्य बनने का प्रयास करता है, और असहभागी अवलोकन में दूरी बनाकर वो अध्ययन को करने का प्रयास करता है। इन अंतरों को हमने अनेक भागों में बांटा है। विशेषकर जो अंतर हैं उनको 7 व्यवहार महत्वपूर्ण और एक व्यवहार की प्रकृति के आधार पर बांटने का प्रयास किया है। सबसे पहला, सहभागिता के आधार पर। सहभागी अवलोकन में अवलोकनकर्ता अध्ययन समूह का अभिन्न अंग बनकर अध्ययन करता है, मतलब एक्टिव मेंबर बनकर स्टडी करेगा। जबकि असहभागी अवलोकन में उसकी स्थिति एक अपरिचित गुप्तचर जासूस की भांति होती है, वह समूह के कार्यक्रमों में भाग नहीं लेता है। दूसरा अंतर है डीपनेस, गहनता। सहभागी अवलोकन में समूह का सदस्य होने के कारण अवलोकनकर्ता समूह के व्यवहारों को बारीकी से समझने की स्थिति में होता है, वह गुप्त गहन सूचनाएं एकत्र कर लेता है। लेकिन असहभागी अवलोकन में यह संभव नहीं है, क्योंकि केवल बाहरी पक्ष के जो व्यवहार घटित हो रहे हैं उनको ही देखा जा सकता है। गुप्त सूक्ष्म गहन जानकारियां वो एकत्र नहीं कर पाता। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि सहभागी अवलोकन में आंतरिक व बाह्य पक्ष दोनों पक्षों का अध्ययन संभव है, जबकि असहभागी में केवल बाहरी पक्ष का ही अध्ययन किया जा सकता है। तीसरा अंतर का आधार है इन्वेस्टिगेशन, जांच। सहभागी अवलोकन में प्राप्त जानकारी की जांच तथा पुनः जांच करना संभव है, क्योंकि अवलोकनकर्ता समस्त क्रियाकलापों में एक्टिव मेंबर के रूप में सहभागी होता है। अंतर के रूप में यदि हम असहभागी अवलोकन को देखें तो इसमें अवलोकित व्यवहार की जांच और उसकी पुनः परीक्षण संभव नहीं है, क्योंकि वो बाहरी पक्षों के संदर्भ में देखता है। चौथा अंतर है वस्तुनिष्ठता। यहाँ वस्तुनिष्ठता का अर्थ है अपने मन के विचार, पूर्वाग्रह, रुचि
पसंद, इनको इग्नोर करके जो यथार्थ है, सामाजिक सत्य को जानने की कोशिश की जाती है। सहभागी अवलोकन में जब व्यक्ति एक्टिव मेंबर के रूप में कार्य करेगा तो उसमें पक्षपात आने की अधिक संभावना रहती है। अवलोकनकर्ता जिस पद की सदस्यता ग्रहण करता है उसके अनुसार ही सूचनाएं एकत्र कर लेता है, लेकिन तुलनात्मक रूप से असहभागी अवलोकन में अधिक वैज्ञानिक व वस्तुनिष्ठता होती है। इसमें पक्षपात आने की संभावना कम से कम है, क्योंकि वो एक अपरिचित दर्शक की भांति, एक गुप्तचर की भांति तथ्यों को घटित होते हुए अपनी आंखों से देखता है। पांचवा अंतर है कुशलता। सहभागी अवलोकन में अवलोकनकर्ता अधिक कुशल, ट्रेंड, प्रशिक्षित होता है, क्योंकि वो दोहरी भूमिका निभाता है। एक तरफ समूह का सदस्य भी है और दूसरी तरफ वो एज ए रिसर्चर अनुसंधान की भूमिका भी निभा रहा है। असहभागी अवलोकन में कोई विशिष्ट अनुभव की आवश्यकता नहीं है, कोई ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है। प्रशिक्षित अवलोकनकर्ता के साथ साथ बिना ट्रेंड हुए भी व्यक्ति अध्ययन कर सकता है और इसमें सामान्य अनुभवों के आधार पर जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अगला अंतर है यूज ऑफ टूल्स। इसका अर्थ है सहभागी अवलोकन में किसी यंत्र उपकरण का उपयोग नहीं कर सकता, क्योंकि जो घटित होने वाली घटना है उसको स्वयं अपनी आंखों के द्वारा वो देखता है और उसके लिए किसी प्रकार के यंत्र की सामान्यतः आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन असहभागी अवलोकन में उसे तथ्यों को संचित करने की आवश्यकता है। वो अवलोकन कार्ड, डायरी, टेप रिकॉर्डर या हम कहें कैमरे का प्रयोग करके तथ्यों को सार्थक रूप से एकत्रित करने का प्रयास करता है। अगर इसको खर्चे की दृष्टि से देखा जाए तो पूर्ण सहभागी अवलोकन एक खर्चीली विधि है, क्योंकि हमें पर्सन टू पर्सन लोगों से मिलना होगा, समय, धन, श्रम उसमें अधिक लगता है। जबकि तुलनात्मक रूप से असहभागी अवलोकन में समय, धन और श्रम कम लगता है, क्योंकि उसमें एक सहभागिता नहीं होती, दूर बैठकर अध्ययन किया जाता है। अंतिम अंतर के रूप में हम व्यवहार की बात करते हैं। इस अवलोकन में जब हम पूर्ण सहभागिता की बात करेंगे तो अवलोकनकर्ता को अपने ही समूह का सदस्य मानते हैं और उसके साथ स्वाभाविक एक्टिव मेंबर की भांति क्रियाविधि में भाग लेने के कारण अपनी मन की बात भी बता सकते हैं। उसका व्यवहार विश्वसनीय होता है। तुलनात्मक रूप से असहभागी अवलोकन में कभी कभी भ्रम की स्थिति बन जाती है। उसे अपना अजनबी, भारी व्यक्ति मानने लगते हैं। उसके सामने बनावटी व्यवहार होता है, कृत्रिम व्यवहार करके वो एक सामान्य घटना को भी छिपाने का प्रयास करता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि सहभागी व असहभागी अवलोकन में। अब हम अर्ध सहभागी अवलोकन के बारे में पढ़ेंगे। अर्ध सहभागी अवलोकन जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इसमें असहभागिता और सहभागिता दोनों के गुणों का समावेश होता है। यह जो विधि है इसके अंदर देश काल परिस्थिति के अनुसार अवलोकनकर्ता अपनी टेक्निक्स काम में लेता है और उसका अंतिम उद्देश्य यही है कि वो सार्थक जानकारियाँ कलेक्ट कर सके। गुडेन वट, फॉरेक्स रिचर और डॉक्टर सुरेंद्र सिंह एक मत रखते हैं कि अर्ध सहभागी अवलोकन देश काल परिस्थिति के अनुसार बनाया जा सकता है। इसमें अवलोकनकर्ता बीच बीच में एक्टिव मेंबर भी बन जाता है, समय सीमा सीमित रहती है और उसमें तथ्य संकलन करता है और कभी कभी वो अपरिचित व्यक्ति की भांति भी अपनी भूमिका निभाता है। इसके संदर्भ में जब हम चर्चा करते हैं तो अर्ध सहभागी अवलोकन के बारे में कहा जाता है कि यह विधि पूर्ण सहभागिता एवं पूर्ण असहभागिता दोनों स्थितियों का व्यवहारिक दृष्टि से असंभव कारण का समाधान होती है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए गुडेवट ने मध्यम मार्ग को अपनाने का सुझाव दिया और कहा कि अर्ध सहभागी अवलोकन दोनों का समन्वय है। दोनों कौन से? सहभागी और असहभागी। इस प्रकार के अवलोकन में अवलोकनकर्ता परिस्थितियों की आवश्यकताओं और घटनाओं की प्रकृति के अनुसार कभी अध्ययन समूह में सहभागिता निभाते हुए सूचनाएं एकत्रित करता है
तो कभी उससे पूर्णतः पृथक रहकर यानी बिल्कुल अलग रहकर एक मूक दर्शक के रूप में सूचनाएं एकत्रित करता है। यहाँ विलियम वाइट का भी तर्क बड़ा महत्वपूर्ण है। वो कहता है कि हमारे समाज की जटिलता को देखते हुए पूर्ण एकीकरण का दृष्टिकोण अव्यावहारिक रहा है। एक वर्ग के साथ एकीकरण से उसका संबंध अन्य वर्गों से समाप्त हो जाता है। अतः अर्ध सहभागिता अधिक संभव होने के साथ साथ उपयुक्त भी प्रतीत होती है। इन्होंने आगे इसके बारे में वर्णन किया कि एक विधि के रूप में अर्ध तटस्थ स्थिति को श्रेयस्कर माना है। जैसे समूह के दैनिक कार्यों में सहयोगी अवलोकनकर्ता की भूमिका निभाना और दूर बैठकर घटनाओं के अध्ययन को करना। यहाँ अर्ध सहभागी अवलोकन जो है इसको आप यूँ समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई फैक्ट्री है और फैक्ट्री खुलने का समय प्रातःकाल 8 बजे है और शाम को 6 बजे वो ऑफ होती है। अब उस फैक्ट्री में काम करने वाले श्रमिकों का कोई अध्ययन करना चाहे तो अवलोकनकर्ता निश्चित तौर पर समय से पूर्व पहुंचेगा और शाम को दिन भर उनके साथ रह के अध्ययन करके आ जाएगा। रात को तो उनके साथ नहीं है, यानी वो अर्ध सहभागी है। वो अपनी दैनिक क्रियाएं क्या कर रहे हैं, फैक्ट्री के बाद के तनाव को अपने परिवार के साथ कैसे डिस्ट्रीब्यूशन में डालते हैं, उस तनाव की वजह से उनके यहाँ कितनी खींचतान रहती है, कितना जिंदगी का संघर्ष है, वो तो आपको पता नहीं चलेगा। आपको तो हंसता खेलता मजदूर 9, 10, 11 बजे लंच करता हुआ मजदूर, कैंटीन में चाय पीता हुआ मजदूर नजर आएगा, लेकिन सत्य कुछ और है। तो कई बार क्या होता है, अर्ध सहभागी अवलोकन कुछ अनछुए पहलुओं से दूर भी रहता है क्योंकि उसमें पूर्ण सहभागिता के गुणों का अभाव पाया जाता है। अब अगला है सामूहिक अवलोकन। प्यारे विद्यार्थियों, सामूहिक अवलोकन में अध्ययन की जाने वाली घटना के विभिन्न पक्षों का एकाधिक विषय विशेषज्ञों के द्वारा अवलोकन किया जाता है। जैसे मान लीजिए अभी कोविड-19 वैश्विक महामारी का समय चल रहा है और हमको एक अवलोकन करना हो कि बाजार की दशाएं क्या हैं, तो हम एक टीम लेके चलें जिसमें अर्थशास्त्री भी हो, राजनीति का विशेषज्ञ भी हो, दर्शन शास्त्री भी हो, समाज शास्त्री भी हो, और वो एक टीम जाकर समूह व्यवहार का अध्ययन कर रही है कि लोग किस तरह सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सामूहिक आधार पर व्यापारियों को जो निश्चित समय दिया गया है उसके अनुसार ही दुकानें खुल रही हैं, बंद हो रही हैं कि नहीं। मेडिकल स्टोर्स की पोजीशन क्या है, रात्रि में आवागमन बंद है या चालू है, ये सारा आप एक सामूहिक आधार पर अवलोकन कर सकते हैं और समूह व्यवहार का अवलोकन कर सकते हैं। इस अवलोकन में व्यक्तियों के मध्य एक विशिष्ट प्रकार के केंद्रीय संगठन को समन्वय के आधार पर तैयार किया जाता है। 1984 में सबसे पहले सामूहिक अवलोकन का प्रयोग किया गया था। वहां इंग्लैंड में जो निवासी थे उनके जीवन, स्वभाव, विचारों का अध्ययन किया गया। 1944 में जमैका की स्थानीय दशाओं के अध्ययन में इस विधि का फ्रेडरिक लिपले ने पहले उपयोग किया था, लेकिन ये सार्थक उपयोग नहीं हो पाया। यह प्रविधि खर्चीली होने के साथ साथ कुशल प्रशासन भी चाहती है। इस वजह से ही इसका प्रयोग व्यक्ति के बजाय सरकारी या सरकारी संस्थाओं के द्वारा अधिक किया जाता है। सामूहिक अवलोकन को मास ऑब्जर्वेशन भी कहते हैं। ऐसे अध्ययन के संदर्भ में सेन पाओ येंग एक विद्वान है, उनका तर्क है कि सामूहिक अवलोकन नियंत्रित एवं अनियंत्रित दोनों ही अवलोकनों का समन्वय होता है। इसमें कई बार व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण करने व सूचनाओं का आलेखन करने का एक केंद्रीय व्यक्ति के द्वारा एक सामूहिक एकत्रीकरण की विधि के द्वारा इसमें प्रयोग किया जाता है। सामूहिक अवलोकन जो है ये सामान्यतः 2 उद्देश्यों को लेकर चलता है। पहला उद्देश्य है सामूहिक अवलोकन निष्कर्षों में विश्वसनीयता तथा प्रामाणिकता का संचार करना चाहता है। व्यक्तिगत अवलोकनों के अध्ययनों में पक्षपात उत्पन्न होने की संभावना अधिक रहती है, जबकि सामूहिक अवलोकन में समूह व्यवहार का जब टीम के द्वारा अध्ययन होता है तो दूसरा व्यक्ति ध्यान आकृष्ट कर सकता है कि आप कौन सा तथ्य मिस कर रहे हैं या कौन से तथ्य को आपने अनावश्यक बढ़ावा दिया, तो एक कंट्रोल भी इसमें होता है और फ्रीडम भी मिलती है। दूसरा उद्देश्य है कि यह अंतरशास्त्रीय शोध की विधि के रूप में किया जाता है।
इसमें घटना के विविध पक्ष का अध्ययन अलग अलग विशेषज्ञ जैसे मानव शास्त्री, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, मनोवैज्ञानिक, राजनीति विज्ञान के विचारक, उन सबसे मिलकर कार्य कारण संबंधों के आधार पर घटना का अध्ययन होता है। भारत के संदर्भ में श्यामाचरण दुबे ने भारतीय गांव नामक जो पुस्तक लिखी, उस पुस्तक में इसी प्रकार की विधि का प्रयोग करके जब गांवों का अध्ययन किया गया था तो वैज्ञानिक, पशु चिकित्सक, कृषि विशेषज्ञों को साथ लेकर उन्होंने इस तरह का कार्य किया। सामूहिक अवलोकन के कुछ गुण हैं जिसको हमने निम्न बिंदुओं में बांटा है। यह अध्ययन की सहकारी व अंतर अनुशासकीय विधि है, अर्थात समन्वय के आधार पर एक अनुशासन के मध्य प्रशासनिक प्रयोगों के साथ इसका उपयोग होता है। इसके अध्ययन विश्वसनीय, निष्पक्ष होते हैं। इसमें मन के विचारों का प्रयोग नहीं हो सकता, क्योंकि समूह के रूप में अध्ययन हो रहा है, टीम के रूप में अध्ययन हो रहा है, तो एक दूसरे का प्रत्यक्ष इसमें नियंत्रण होने के कारण, एक दूसरे की नीतियों के बारे में जानकारी होने के कारण सामान्यतः एक नियंत्रित दशाओं में अध्ययन किया जा सकता है। इस अवलोकन में पक्षपात की कोई संभावना नहीं होती, क्योंकि अकेला आदमी तो फिर भी पक्षपात कर लेगा, पूरी टीम कैसे कर सकती है। चौथा है, इसमें नियंत्रित व अनियंत्रित अवलोकन विधियों का मिश्रण होता है, दोनों के गुण पाए जाते हैं। यह अध्ययन व्यापक क्षेत्र का विशिष्ट अध्ययन कर सकता है, क्योंकि समूह व्यवहार में जब टीम के लोग जाएंगे, सीधी सी बात है, 2 आंखें अध्ययन करें और 12 आंखें 6 व्यक्ति अध्ययन करें, बहुत फर्क होता है। ज्यादा भौगोलिक क्षेत्र में अध्ययन को किया जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, इसमें कोई तथ्य हमें दुविधा में डाले, असुविधा हो, उसका पुनः परीक्षण संभव होता है। सामयिक अवलोकन की कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, सीमाएं हैं, दोष हैं। पहला दोष है, एक से अधिक कुशल अवलोकनकर्ताओं को जुटा पाना कठिन कार्य है। कहते हैं ना कि कई धाराओं को मोड़कर एक धारा बनाना बड़ा कठिन काम है। इसमें हो सकता है कभी कभी आमराय भी नहीं बने, और सबको साथ लेकर काम करना तो चुनौती हो जाती है। दूसरा है, विभिन्न अवलोकनकर्ताओं के कार्यों में परस्पर समन्वय संतुलन बनाया जाना आसान नहीं है। भाई मानव शास्त्री तो यही कहेगा किसी भी घटना के संदर्भ में कि इसका मानवीय परिप्रेक्ष्य क्या है, एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोच क्या है, जबकि दर्शन शास्त्र की कुछ अलग विधियां होंगी और समाजशास्त्री संबंधों के अध्ययन पे बल करेगा। तो कभी कभी विधाएं अलग होने के कारण उनके बीच में खींचतान हो सकती है और ये एक दोष उत्पन्न कर देती है। तीसरा है, वांछित मात्राओं में समय, धन, परिश्रम की व्यवस्था कर पाना आसान नहीं होता। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, एक बत्ता नहीं बन सकती। और यह प्रविधि का प्रयोग प्राय सरकारी संगठनों के द्वारा अधिक संभव है, क्योंकि इसमें व्यक्तिगत आधार पर अध्ययन करना एक जटिल चुनौती से कम नहीं हो सकता। अब हम बात करेंगे अवलोकन पद्धति की उपयोगिताएं और इसकी सीमाओं के बारे में। सबसे पहले, अध्ययन के पश्चात अवलोकन पद्धति की उपयोगिता को हम निम्न बिंदुओं के आधार पर स्पष्ट कर सकते हैं। ओवरऑल अवलोकन सरल है। यह विधि अपेक्षाकृत सरल होगी, क्योंकि अवलोकनकर्ता को विशेष ट्रेनिंग की कोई आवश्यकता नहीं है। वो सामान्यतः सामान्य ज्ञान के आधार पर घटनाओं को अपने सामने जो कहते हो घटित होते हुए देख सकता है और आराम से स्मृति, बोध और प्रलेखन विधि के माध्यम से लिख लेता है। यह एक स्वाभाविक पद्धति है। मानव आदिकाल से ही स्वभावतः अवलोकन करता है, विशिष्ट दृष्टि से, नजरिए से प्रयोग करता है। तो ऐसी स्थिति में ये एक विशिष्ट अवलोकन की विधि ना होकर स्वाभाविक पद्धति है। तीसरा इसमें उपयोगिता के बिंदु है वैश्विकता, वस्तुनिष्ठता। अवलोकनकर्ता घटनाओं को अपनी आंखों से देखकर उनका हूबहू वर्णन प्रस्तुत करता है, अपनी मन के विचारों का प्रयोग नहीं कर सकता। इस अर्थ में यहां पर विषय की विषयकता काम में आती है। अगला बिंदु है सत्यापनशीलता। सत्यापनशीलता के संदर्भ में हम कह सकते हैं संकलित सूचनाओं का संशय होने पर पुनर्परीक्षण संभव होता है। आपको लग रहा है कि कोई जानकारी गलत आ गई, आप उसको चेक करना चाहते हैं तो आप चेक कर सकते हैं। उपकल्पना का स्रोत, अवलोकन के दौरान अवलोकनकर्ता द्वारा घटना के प्रत्यक्ष निरीक्षण के कारण घटनाओं के प्रति नवीन विचारों एवं उपकल्पनाओं की उत्पत्ति होती है, जो भावी अनुसंधान का आधार बनती है। इसका मतलब है
जब हम ऑब्जर्व करते हैं घटनाओं को तो हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है, नॉलेज ऑफ स्टॉक बढ़ता है। आप नवीन अध्ययन के संदर्भ में पूर्व निर्धारित कथन बनाने की क्षमता को विकसित कर लेते हैं। इससे उपकल्पना का स्रोत तैयार होता है जिसे हम लोक विधि के रूप में भी समझ सकते हैं। अगला है सर्वाधिक प्रचलित पद्धति। अपनी सरलता, सार्थकता, वस्तुनिष्ठता के कारण अवलोकन सर्वाधिक लोकप्रिय पद्धति बन जाता है। अब इसके दोष के बारे में बात करें। अवलोकन पद्धति की कुछ सीमाएं हैं। देखो, ये तो स्पष्ट हो गया, जो देखा गया वो सत्य हो, इसकी जांच बड़ा कठिन है, अपने आप में दोष आ गया। आप एक समय में एक ही घटना को तो देख सकते हैं, उसी समय दूसरे स्थान पर कोई घटना घटित हो रही है, आप कैसे देखेंगे? हो गई प्रॉब्लम। इसको हम बिंदुओं में बांट रहे हैं। पहला है, सभी घटनाओं का अध्ययन संभव नहीं है। कुछ घटनाओं का अध्ययन तो आप अपनी आंखों से कर लेंगे, लेकिन आपकी अनुपस्थिति में भी तो दुनिया की घटनाएं घटित हो रही है, उनका आप अध्ययन कैसे कर सकते हैं? आप किसी श्रमिक के जीवन का अध्ययन कर रहे हैं तो उसके पारिवारिक जीवन के व्यक्तिगत बातें, वो अपनी परिवार, अपनी पत्नी, बच्चों के साथ जो व्यवहार कर रहा है वो तो आप नहीं देख पाएंगे ना, क्योंकि तो उनके बीच में तो आप चाहे कितना ही पूर्ण सहभागी हो जाए, उनको तो एक स्पेस तो होता ही है, आप वहां जा ही नहीं सकते। पति पत्नी के व्यक्तिगत व्यवहारिक जीवन का अवलोकन आप कभी नहीं कर पाएंगे। कुछ घटनाओं के घटित होने का समय स्थान निश्चित नहीं होता। कभी कभी लड़ाई कब होगी आपको पहले से कह के नहीं होगा कि साहब आज इतने बजे इतने मिनट पे हम लड़ेंगे। आपको घटना घटित होते हुए देखनी, आप वहां जाना, ऐसा पॉसिबल नहीं है। घर में छोटी छोटी टकरार, सास बहू की टकरार, पति पत्नी की कलह, इनका कुछ समय निश्चित नहीं होता। अमूर्त घटनाएं, व्यक्ति के विचार, भावनाएं, मनोदशा इसमें अवलोकित नहीं हो सकती। आपको आदमी चिल्लाता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन क्यों चिल्ला रहा है? उसके मन के विचार कैसे हैं? क्या वो किसी मनोविकार से ग्रसित है, या उसकी बातों का ज्यादा महत्व नहीं दिए जाने के कारण वो उपेक्षित है? इन चीजों को, इन गुणात्मक तथ्यों को आप काउंट करके नहीं देख सकते, व्यवहार को आप नहीं देख सकते, आप आंतरिक भावनाओं का, अमूर्त तथ्यों का कोई परीक्षण नहीं कर सकते। दूसरा दोष, जब आप फील्ड में गए, सामने वाले को पता है कि आप अध्ययन करने आए, वो अभिनय भी तो कर सकता है। कभी कभी अवलोकन के दौरान लोग स्वाभाविक व्यवहार को हटाकर नाटकीयता प्रारंभ कर देते हैं और यहीं से आप गलती कर गए, सही निष्कर्ष आपको प्राप्त नहीं होगा। कई बार अवलोकन में सामने वाले को बेवकूफ बना दिया जाता है। आपने कोई बात पूछी, अब आप क्रॉस चेक तो कर नहीं पा रहे हैं, वो झूठ बोलेगा और आपके सामने चुनौती क्या है? जो सत्य है उसको लिखो भैया, अपने मन के विचार डाल नहीं सकते तो आप ना चाहते हुए भी दोष को जन्म दे देंगे। सीमित क्षेत्र, इसमें समय, धन, परिश्रम की सीमितता के चलते यह सीमित क्षेत्र में अध्ययन कर सकते हैं। आप अवलोकन के लिए लिमिटेड दायरे में अध्ययन कर पाएंगे। संपूर्ण क्षेत्र का भौगोलिक आधार पर बिखरी जनसंख्या का अध्ययन नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है पक्षपात। अवलोकित समूह के व्यवहार में कृत्रिमता, अवलोकनकर्ता के मिथ्या झुकाव के कारण पक्षपात की संभावना अधिक रहती है। कभी कभी अध्ययनकर्ता बायस्ड हो जाता है घटनाओं के संदर्भ में। इस तरह यह अवलोकन पद्धति का यह बिंदु हमारा समाप्त हुआ। अगली क्लास में एक नए बिंदु के साथ मैं पुनः आपको पढ़ाऊंगा। आप सबसे निवेदन है, आप इस वीडियो को ध्यान से सुने, समझें। मैं 2 प्रश्न दे रहा हूं, अगर कमेंट बॉक्स में आप इसका जवाब दे सके तो बेहतर होगा। पहला प्रश्न, अवलोकन किसे कहते हैं? इसके बारे में आपको 20 शब्द में लिखना है, कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, अवलोकन को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन ए 2 भागों में, ऑप्शन बी 3 भागों में, ऑप्शन सी 4 भागों में और ऑप्शन डी कुछ भी कहने की स्थिति नहीं है। अगर हो सके आप इन दोनों प्रश्नों का जवाब कमेंट बॉक्स में देना, फिर मैं अगले वीडियो में उसके संदर्भ में चर्चा करूंगा।